भारत में पानी की कहानी ना बड़ी अजीब है, विरोधाभासों से भरी हुई। सोचिए, एक तरफ हमारे पास गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां हैं और दूसरी तरफ सूखे नल और मीलों तक पानी के लिए पैदल चलती महिलाओं की तस्वीरें। कमाल की बात यह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली कुछ जगहें भी यही हैं, फिर भी भारत पानी के इतने गंभीर संकट से क्यों जूझ रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अगर हमारी धरती का भाई 75% हिस्सा पानी से ढका है तो फिर पानी की कमी हो ही क्यों रही है? और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया में जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी और मौसिनराम, ठीक उसके पास बसा शिलौन शहर पीने के पानी के लिए तरस रहा है? यही तो वो पैराडॉक्स है, वो पहेली है जिसे आज हमें समझना है। देखिए, जैसे ही हम पानी की कमी की बात करते हैं, हम सबके दिमाग में एक तस्वीर फौरन आ जाती है। राजस्थान की वो तस्वीर है ना, जहां एक महिला मीलों चलकर अपने सिर पर पानी के मटके लेकर आ रही है। और हां, ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत के जल संकट की जो असली हकीकत है वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। तो फिर असली समस्या है क्या? देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि आसमान से पानी कम बरस रहा है। असल दिक्कत है पानी के मैनेजमेंट की। मतलब हम उस पानी को संभालते कैसे हैं। ये संकट ना कुदरत का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। ये संकट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, यानी जरूरत से ज्यादा पानी निकालने का, बेहिसाब इस्तेमाल का और पानी के गलत बंटवारे का। तो समस्या पानी में नहीं, हमारे तौर तरीकों में है। तो चलिए इस संकट की जड़ों को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम जमीन के नीचे से पानी ऐसे निकाल रहे हैं जैसे वो कोई एटीएम हो, ये सोचे बिना कि इस अकाउंट में पैसे वापस जमा भी करने पड़ते हैं। दूसरी वजह हमारी बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहर। जाहिर है, ज्यादा लोग मतलब पानी की ज्यादा मांग। तीसरी वजह है हमारी खेती। ज्यादा पैदावार के चक्कर में किसान ट्यूबवेल और पंप लगाकर जमीन का पानी खींच रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल हर साल नीचे और नीचे जा रहा है। और आखिर में प्रदूषण। हमारी नदियां, हमारे तालाब, उद्योगों और शहरों के कचरे से इतने जहरीले हो चुके हैं कि पानी तो है पर वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचा। और इन सब वजहों का नतीजा है एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत के करीब 20 करोड़ लोग, जी हां 20 करोड़ लोग पानी की भयानक किल्लत का सामना कर रहे होंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। अब देखिए, आजादी के बाद इस बड़ी समस्या का एक बड़ा और शानदार हल सोचा गया और वो था मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। सीधे शब्दों में कहें तो बड़े बड़े डैम्स। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण का सपना था। ऐसा माना गया कि ये बांध ही भारत की पानी और तरक्की की हर जरूरत का जवाब होंगे। और इन बांधों से उम्मीदें भी बहुत बड़ी बड़ी थीं। सपना देखा गया था एक ऐसे नए भारत का जहां खेतों में कभी पानी की कमी ना हो, हर घर बिजली से जगमगाए, शहर और इंडस्ट्रीज तरक्की करें और बाढ़ जैसी मुसीबतें तो बस इतिहास की बातें बन जाएं। इन्हें सिर्फ कंक्रीट के ढांचों की तरह नहीं, बल्कि देश की तरक्की और खुशहाली के इंजन की तरह देखा जा रहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो बड़े गर्व से इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। सोचिए, मंदिर, ये एक लाइन ही उस दौर की उम्मीद, उस गर्व को दिखाती है जो इन विशाल प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। ये सिर्फ सीमेंट और स्टील के स्ट्रक्चर नहीं थे, ये देश की प्रगति के सिंबल थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। जल्द ही इन मंदिरों की चमक के पीछे छिपी एक लंबी और गहरी परछाई भी नजर आने लगी। पता चला कि जिन चीजों को हम समाधान समझ रहे थे, वो तो अपने साथ कई नई और शायद पहले से भी ज्यादा गंभीर समस्याएं लेकर आ गई थीं। अब जरा वादों और हकीकत के बीच का ये फर्क देखें। वादा था कि बाढ़ रुकेगी, पर हुआ क्या? ठीक उल्टा। बांध के जलाशयों में नदी की लाई हुई मिट्टी, जिसे सेडिमेंट कहते हैं, वो जमा होने लगी। इससे हुआ ये कि बांधों में पानी रोकने की जगह ही कम हो गई और कई बार तो वो खुद भयानक बाढ़ की वजह बन गए। फिर वादा था सिंचाई का। हाँ, सिंचाई बढ़ी, पर कई जगहों पर जमीन में खारापन इतना बढ़ गया कि वो बंजर होने लगी। क्लीन डेवलपमेंट के नाम पर हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल पानी में डूब गए और लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा। नदियों का जो एक नेचुरल फ्लो था वो टूट गया, जिससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया।
और तो और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इतने बड़े डैम्स की वजह से कुछ इलाकों में भूकंप का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जब बड़े बांधों की ये सारी दिक्कतें सामने आने लगीं, तो लोगों ने एक पुराने और समय की कसौटी पर खरे उतरे विकल्प की तरफ देखना शुरू किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को सहेजना। और ये कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये तो उस प्राचीन ज्ञान को फिर से खोजना है जो सदियों से हमारे पास था। पानी को सहेजने का ये जो आइडिया है, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इतिहास में झांक कर देखें तो आज से 2000 साल से भी पहले इलाहाबाद के पास गंगा के पानी को जमा करने के लिए कमाल के सिस्टम बने हुए थे। मौर्य काल में तो बड़े पैमाने पर बांध, झीलें और सिंचाई के सिस्टम बनाए गए। 11वीं सदी में बनी भोपाल झील अपने वक्त की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स में से एक थी, और 14वीं सदी में दिल्ली में बना हौज खास तालाब पूरे सिरी फोर्ट इलाके को पानी सप्लाई करता था। मतलब हमारे पास इस काम का सदियों पुराना तजुर्बा है। और सबसे शानदार बात यह है कि यह ज्ञान किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था। देश के हर कोने ने अपनी जरूरत, अपनी जमीन और अपने मौसम के हिसाब से गजब के तरीके इजाद किए। जैसे पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में गुल या कुल नाम के चैनल बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। वहीं राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में बारिश की एक एक बूंद को टांका और जोहर जैसी संरचनाओं में सहेज लिया जाता था। ये साफ दिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना जानते थे। चलिए राजस्थान के टांका सिस्टम को ही थोड़ा और समझते हैं। ये इतना सरल है पर इतना असरदार। होता क्या है कि घरों की ढलान वाली छतों पर जो भी बारिश का पानी गिरता है, जिसे वहां प्यार से पालर पानी कहते हैं, उसे पाइप के जरिए जमीन के नीचे बने एक बड़े टैंक में जमा कर लिया जाता है। ये टैंक अक्सर एक पूरे कमरे जितना बड़ा हो सकता है, और बस ये जमा किया हुआ पानी अगली मानसून तक पीने के लिए साफ पानी का सबसे भरोसेमंद जरिया बन जाता है। कमाल है ना? और सिर्फ राजस्थान ही क्यों, मेघालय का ये सिस्टम देखिए, 200 साल पुरानी तकनीक। यहां झरनों और नदियों के पानी को बांस के पाइपों के एक पूरे जाल के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाता है। और इसका इंजीनियरिंग देखिए, पानी का बहाव आखिर में इतना कंट्रोल कर लिया जाता है कि पौधे की जड़ तक 1 मिनट में सिर्फ 20 से 80 बूंदें ही पहुंचती हैं। मतलब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं। ये तो वाकई शानदार है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन नहीं। आज ये सदियों पुरानी तकनीकें सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, इनका एक मॉडर्न रिवाइवल हो रहा है। एक नए रूप में ये वापस आ रही हैं, और ये आज के पानी के संकट का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनकर भर रही हैं। और ये हो कैसे रहा है? देखिए, सरकारी लेवल पर तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हर घर के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है। और कम्युनिटी लेवल पर देखें तो कर्नाटक का गंडाथुर गांव अपने आप में एक मिसाल है, जहां हर घर में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर पूरे गांव ने पानी की समस्या को सुलझा लिया। तो ये उदाहरण हमें क्या सिखाते हैं? यही कि आगे का रास्ता बैलेंस बनाने में है। हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और छोटे लोकल लेवल पर संरक्षण के प्रयासों दोनों को साथ लेकर चलना होगा। एक ऐसा मॉडल जहां फैसले और जिम्मेदारी दोनों ही कम्युनिटी के हाथ में हों। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हमारा प्राचीन ज्ञान आज के इस बड़े संकट को हल कर सकता है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम बड़े बड़े इंजीनियरिंग के चमत्कारों के साथ साथ जमीनी स्तर की इस सादगी और समझ को भी उतनी ही अहमियत दे पाएंगे? भारत का पानी का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में